हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO सामान्य हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर के मैं आ गया हूँ। यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये पहला प्रैक्टिस सेट है आपके सामने। आपको पता होगा ये जो RO का हिंदी का एग्जाम होता है, इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं। सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए टाइम भी होता है 60 मिनट का। और ये जो 6 टॉपिक होते हैं, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची, ये सभी 6 चैप्टर से पूछे जाते हैं इसमें 60 क्वेश्चन। तो आप अपना इसे मेन एग्जाम समझ करके ही करना और कोशिश करना 50+ सही हो, क्योंकि हिंदी का महत्वपूर्ण रोल होता है इसकी मेरिट में। तो इसमें अब पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से छांटो कि इसमें से सही शब्द कौन सा है। आह्वान, स्वावलंबन, निरावलंब या आह्वान, बताओ कौन सा सही है इसमें से। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आह्वान। केवल इसमें ऑप्शन डी सही है, आह्वान, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अब इसमें अशुद्ध शब्द छांटना है। कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार या परिशिष्टि। देखो चलो मैं लिख करके बता देता हूँ आपको अच्छे से कि इसमें, एक सेकंड, जैसे देखो यह आपके सामने दिया हुआ है तिरस्कार। तिरस्कार कैसे लिखा जाएगा, तिरस्कार लिखा जाएगा ऐसे, तिरस्कार। ठीक है, तो ये बी गलत हो गया। और कैलाश, कैलाश में सा की जगह सा सीटी वाली वो बनती है। ठीक है, ये हो गया। पुरस्कार, पुरस्कार भी ऐसे लिखा जाएगा, पुरस्कार। ठीक है, तो ये 3 गलत हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है, परिशिष्टि। आगे देखो, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब इसमें शुद्ध शब्द छांटना है आपको। संन्यास, पूजनीय, सामुद्रिक या स्थायित्व, बताओ सही कौन सा है इसमें। देखो पढ़ा होगा आपने, ऑप्शन बी को देखो, पूजनीय नहीं होता है, ये होता है पूजनीय। एक सेकंड, क्या होता है, पूजनीय। इसकी ये वर्तनी सही है। ठीक है, और ये आपके सामने अब ये संन्यास, संन्यास, संन्यास की अंकी बिंदी और लगती है इसमें, संन्यास। ठीक है, इसका ये सही है। स्थायित्व, ये छोटी की मात्रा लगेगी इस पर, ये। ठीक है, तो इसमें अब ये ऑप्शन डी सही है इसका, सामुद्रिक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 हो गए कंप्लीट। देखते रहना कितने सही हो रहे हैं, एक साइड में लिखते जाना और एंड में फिर देखना आपसे कितने सही होते हैं। कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। बताओ ये कौन सा वाक्य है, किस तरह का वाक्य है। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। बताओ कौन सा सही है। तो बता दूं, इसका ऑप्शन भी सही है, ये है संयुक्त वाक्य। कैसा है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि इनके मध्य में जो इसलिए का इस्तेमाल किया गया है, ये एक संयोजक अव्यय होता है। ठीक है, और वो सभी वाक्य जो संयोजक अव्ययों के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो समझ रहे होंगे कि 2 वाक्य इसमें अलग अलग हैं और संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब इसमें शुद्ध छांटना है आपको, कवित्री, ये पूछा जाता रहता है एग्जाम में। तो बता दूं, आसान है, ये सभी पढ़ा होगा। ऑप्शन सी सही है इसका, कवयित्री, बाकी सभी इसकी गलत हैं ये। ठीक है, ऑप्शन सी कवयित्री।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। 3 वाक्य इसमें गलत हैं, 1 सही है। ऑप्शन ए है वह अनेकों बार बोला। ऑप्शन बी है मैं माँ को एक कार्ड लिखा। सी है इसमें शरीर पर कई अंग होते हैं। और डी है इसमें भारत की राजभाषा हिंदी है। तो इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। बताओ कौन सा सही है इसमें। तो इसमें बता दूं इसका ऑप्शन सी सही है, शरीर पर कई अंग होते हैं। बाकी सभी इसमें गलत हैं। नहीं सॉरी इसमें ऑप्शन डी, शरीर पर नहीं, ये गलती हो गई, जल्दी में हो जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है, भारत की राजभाषा हिंदी है। कौन सा सही है, भारत की राजभाषा हिंदी है। और देखो इसमें पहला है वह अनेकों बार बोला। अनेकों कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखना, अनेक वर्ड होता है, अनेक यूज करना। अनेकों किसी भी वाक्य में मिल जाए तो उसे गलत कर देना। मैंने माँ को एक कार्ड लिखा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, लिखा नहीं भेजा, ठीक है, याद रखना। और इसमें तीसरा है शरीर पर नहीं होते, शरीर में कई अंग होते हैं, ठीक है, शरीर में कई अंग होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अकस्मात के लिए पर्यायवाची बताओ अब इसमें। अचानक, अदृश्य, अभंज या अनिवार्य। अकस्मात या फिर समझ सकते हो अकस्मात जो एकदम से हो, इसका सिंपल और समझो, अकस्मात एकदम से हो। तो इसमें एक ही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अचानक। याद रखना अकस्मात का पर्यायवाची हो जाएगा अचानक, ठीक है, अचानक। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। अब इसमें बाकी सभी समानार्थी हैं और एक समानार्थी नहीं है, उसको छांटना है जो इसका समानार्थी नहीं है, यानी कह सकते हो पर्यायवाची नहीं है। उसका क्या तुहिन होता है, फाका होता है, शबनम होता है या तुषार होता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर है 8 का सही जवाब बताओ। तो बता दूं इसका सही जवाब है फाका। फाका जो होता है उसका पर्यायवाची नहीं होता है, कौन सा, फाका। बाकी सभी उसके पर्यायवाची हैं, तुहिन भी है, शबनम भी है और तुषार भी है, याद रखना। इसके अलावा और भी बता देता हूँ, उसके जो पर्यायवाची होते हैं, शीत भी होता है एक वर्ड, ठीक है, उसका पर्यायवाची एक तुषार, उसका जो पर्यायवाची होता है शीत भी होता है, कड़ भी होता है, कड़, निहार भी होता है, निहार। और फाका का भी पूछा जा सकता है, फाका के उपवास, अनशन, व्रत ये हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो फाका उसका पर्यायवाची नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इनमें से कौन सा शब्द अमर शब्द का अर्थ नहीं है। अमर शब्द का वस्त्र, कपास, आकाश या अध्याय, बताओ कौन सा अमर का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये इसका अर्थ नहीं है अमर का, बाकी सभी अमर के अर्थ हो जाते हैं। अमर के देखो पर्यायवाची बता देता हूँ, आकाश, गगन, फलक, नव, वस्त्र, कपास, ये सभी हो जाते हैं। और अध्याय के बारे में आपने पढ़ा होगा, अध्याय खंड, याद रखना पुस्तकों से संबंधित वर्ड है ये, भाग, सर्ग, स्कंद, ये सभी अध्याय का प्रकरण भी हो जाता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का वैश्वानर, अनल, अमीय, रोहितास, बताओ अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अग्नि के पर्यायवाची याद कर लो अच्छे से, 10 बार है तो कर ही लो, पूछा जाता है, बताओ कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अमीय जो होता है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अमीय के अलग अलग पर्यायवाची होते हैं, अमृत का होता है, अमीय के बारे में पढ़ा होगा, सुधा भी होता है, अमीय, पीयूष, सोम, जीवनोदक, ये सभी अमृत के होते हैं, ठीक है। अग्नि के बता देता हूँ, देखो इसमें वैश्वानर दिया हुआ है, अनल दिया हुआ है, रोहितास दिया हुआ है। इसके अलावा अग्नि के होते हैं, आग होता है एक, ज्वाला होता है, दहन होता है,
और वैश्वानर ये हो गया। वायु सुखा होता है, वायु सखा होता है। हुतासन, अनल, पावक, कृषाणु, दहन ये सभी अग्नि के होते हैं। देखो अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड स्लो है तो 2 की स्पीड 1.5 1.75 की करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको एक बात कहूँगा कि ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको, ऐसे ही मैं लाता रहूँगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची है, शत्रु का पर्यायवाची छांटना है। अब इसमें अरि, कुमार्गी, कुपात्र या सारंग, बताओ शत्रु का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 11 तो बता दूं इसका ऑप्शन ए सही है। शत्रु का पर्यायवाची इन चारों में केवल अरि है, ठीक है, याद रखना। शत्रु के पर्यायवाची और भी बता देता हूँ, रिपु, दुश्मन, बैरी, अमित्र, प्रतिपक्षी, विपक्षी ये सभी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड होता है अराती, ये भी होता है, ठीक है, याद रख लेना। बाकी सभी अलग हैं, इसमें अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची। ऑप्शन ए शब्द, अंधकार, किरण या रात, बताओ 12 का आंसर बताओ। तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखना तिमिर कहा जाता है अंधकार को, और तिमिर जो पर्यायवाची होता है अंधकार का ही होता है, याद रखना। या फिर तिमिर का पर्यायवाची अंधकार हो जाता है। और इसके कुछ और पर्यायवाची बता देता हूँ आपको, जैसे तम होता है, तम भी इसका ही होता है, तम, ठीक है, और तमिश्रा भी होता है, और आपका इसके अलावा अंधेरा भी हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा। और चलो ये और आप याद कर लेना, 10-12 कर लेना। और इसके अलावा किरण भी पूछा जाता है, जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है, किरण के बता देता हूँ आपको। किरण के ज्योति होता है, प्रभा होता है, रश्मि होता है, दीप्ति, मरीचि, किरण का भी पूछा जाता है, ये भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? वायु का अलिंद, अलिनी, अनिल या अनल। देखो अनल तो पहले बता दिया मैंने, आग का होता है, और अनिल, अनिल ये होता है, इसका ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 13 का, वायु का पर्यायवाची। इसके अलावा वायु के और पर्यायवाची होते हैं, अनिल होता है, अनिल हो गया, समीर होता है, हवा होता है, पात होता है, मारुत होता है, पवन, बयार, पवमान, ये सभी मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि 10-10 पर्यायवाची आप सभी के याद कर लो, ठीक है। और अनल तो ये अग्नि का बता ही दिया। अलिंद, अलिंद भी पूछा जा सकता है, अलिंद के बारे में देख लो। अलिंद जो होता है ये भ्रमर का होता है, भ्रमर, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा ये भ्रमर के अलावा सारंग भी होता है इसका, सारंग, मधुप भी होता है, मधुप, और सिलीमुख, ये सभी होते हैं इसके पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? आग का बार बार रिपीटेड हो रहा है तो याद रख लेना, ऑप्शन बी सही है इसका, आग का है पर्यायवाची अनल, कई बता दिया मैंने आग के, ठीक है। और अनिल हवा का हो गया। संताप के भी देख लो, संताप का बता देता हूँ आपको। संताप जो होता है इसका पर्यायवाची होता है वेदना, व्यथा, शोक, दुख, ये संताप दुख से संबंधित होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? आकाश का बताओ, क्या व्योम नहीं है, अवनी, नव या अनंत? देखो आग के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो आकाश के बारे में, तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो छांटना है इसमें। तो बता दूं इसका ऑप्शन भी सही है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है अवनी का, बाकी सभी इसी के पर्यायवाची हैं। और ये जो अवनी है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, याद रख लेना। किसका है अवनी? ये पृथ्वी का है। और बाकी सभी आकाश के, अनंत भी होता है, व्योम होता है, नव होता है, इसके अलावा आसमान होता है, गगन होता है, मंडल होता है, व्योम होता है, तारापथ होता है, नव होता है, शून्य होता है, अंतरिक्ष होता है, अनंत होता है, ये तो दे दिया। और पृथ्वी के और लिख लो, पृथ्वी के और बता देता हूँ जो अवनी है इसमें। पृथ्वी के भू होता है, पृथ्वी के भू, वसुंधरा हो जाएगा, ठीक है, और धरा हो जाएगा, अचला, वसुधा, रत्न, गर्भा, धरती, क्षिति, उर्वी, भूमि, अवनी, ये सभी पृथ्वी के हो जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष बताओ इसमें से, जीवित,
अमृत, जहर या अमर। क्वेश्चन नंबर 16। देखो पीयूष एक वर्ड है, तो जीवित का तो यहाँ कोई महत्व नहीं है, ना जहर का है ये, तो अमृत का है ये पीयूष जो पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखना पीयूष जो है अमृत का है। और इसके अलावा सुधा, अमीय, सोम, अमृत ये सभी पीयूष हो जाते हैं। जीवित का जिंदा, सजीव, चेतन, जीवित, प्राण, और जहर का विष, इसी तरह से और हो जाएंगे। ठीक है, याद रख लेना। आगे देखो, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य। विशेष्य का मतलब जानते हो? बताओ, कोई जानता हो तो विशेष्य का मतलब बताओ। विशेष्य किसे कहते हैं? याद रखना, सिंपल है। विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? अब और क्वेश्चन बन जाएगा। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है शब्द, उसको विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता विशेषण बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसमें पूछा है आपके सामने कौन सा विशेष्य है। क्या इसमें है या राम है या बहुत है या बहादुर है? देखो विशेषण तो इसमें हो गया बहुत, और बहुत किसकी विशेषता बता रहा है बताओ? राम की तो विशेषता बता रहा है बहुत, यानी राम कैसा है? बहुत बहादुर है। तो इस वजह से इसका विशेष्य कौन सा हो गया? राम। राम बहुत बहादुर है, याद रखना। और विशेषण है इसमें बहुत। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। बताओ इसमें, और आप बताओ, क्या सर्वनाम कहते हैं, कारक कहते हैं, विशेष्य कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण के द्वारा बताई जाती है, इतना बता देता हूँ। याद रखना, उन्हें कहते हैं विशेष्य। ऑप्शन सी सही है, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? श्रेष्ठ उपासक में विशेष्य बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19। तो याद रखना इसका ऑप्शन ए सही है। कैसा है वो? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ विशेषण हो गया उपासक, याद रखना इसमें विशेष्य हो जाएगा उपासक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण शब्द है लाल, भारत, लड़का या राम। बताओ क्वेश्चन नंबर। देखो ऐसे देखो, लाल कलर, लाल आदमी, लाल वस्तु, लाल पुस्तक, यानी किसी के बाद में यानी कोई संज्ञा या सर्वनाम लग जाए तो उसी को विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना। भारत, भारत के आगे लग जाएगा कोई? भारत तो खुद ही विशेष्य हो जाएगा। लड़का, लड़का के आगे नहीं लगेगा। राम भी, तो इस वजह से इसका विशेषण हो जाएगा ऑप्शन ए लाल, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, चुपचाप या निपट। क्वेश्चन नंबर 21। बताओ। तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निपट। निपट जो है अपने आप में एक विशेषण है और यह गुणवाचक विशेषण है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। अब यह आपके सामने वाक्य है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, इसमें आपको गुणवाचक विशेषण छांटना है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, तो बताओ इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? विद्यालय, वृक्ष, विशाल या आम? तो याद रखना इसमें विशाल जो है ये गुणवाचक विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है वृक्ष की। वृक्ष कैसा है? विशाल है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज में परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण? बताओ। सफेद कमीज में सफेद जो है कैसा विशेषण है?
तो याद रखना इसका ऑप्शन सी सही है, गुणवाचक विशेषण है सफ़ेद, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी बताया था मैंने, बताओ क्या कहलाते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चयबोधक या क्रिया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, तो बता दूं ये कहलाते हैं विशेषण। 25 देखो, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र होता है या पुल्लिंग के अनुसार होता है? बताओ किसके, मतलब किस वजह से निर्धारित किया जाता है विशेषण का लिंग जो है? क्वेश्चन नंबर 25, तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका जो लिंग का निर्धारण होता है विशेष्य के अनुसार होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 7, 5 या 6 विशेषण? बताओ कितने प्रकार के होते हैं विशेषण जो होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कोई नाम बता सकता है? 4 प्रकार के तो होते हैं, चारों के नाम बता दो। देखो जो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के होते हैं और चारों होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। और इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण जो होता है उसके दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित। और सार्वनामिक विशेषण भी होता है, उसके भी भेद होते हैं, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक, याद रखना। लेकिन आंसर में आपको 4 ही लगाता है, मूलतः ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या है? क्या देशजय, विदेशजय, तद्भवय या तत्समय? बताओ। देखो तत्सम जो होते हैं अधिकतर संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में जो यूज होते हैं वो अधिकतर तद्भव होते हैं। देशज जो होते हैं वो देश में ही जो उत्पत्ति होती है उनकी, और विदेशज जो दूसरे देशों से आते हैं, ठीक है, याद रखना। बताओ तो अपील किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 27, तो बता दूं ये अपील जो है विदेशी शब्द है, विदेशी, ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है अपील, पढ़ा होगा आपने अपील। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में देखे होंगे आपने, जैसे और भी वर्ड हो जाते हैं, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पेपर, स्कूल, वोट, पेंशन, हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये सभी इंग्लिश के वर्ड हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन बी सही है इसका, विदेशी शब्द है अपील। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 देखो, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच या फारसी? बताओ अलमारी जो है किस भाषा का है? क्वेश्चन नंबर 28, तो बता दूं अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखो पुर्तगाली हुई, अरबी हुई, फ्रेंच हुई, फारसी हुई, तुर्की हुई, ये सब, और जापानी हुई, चाइनीज हुई, ये सभी तकरीबन आप कुछ कुछ वर्ड याद कर लेना, पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बता दूं ये पुर्तगाली शब्द है अलमारी। पुर्तगाली शब्द और भी बता देता हूं, जैसे तम्बाकू पढ़ा होगा आपने, बाल्टी को भी पढ़ा होगा, साबुन, कमीज, आलू, अंग्रेजी, पादरी, कप्तान, तिजोरी, ये सभी पुर्तगाली शब्द हो जाते हैं। इसके अलावा अरबी भी बता देता हूँ। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है ज़्यादा लिखने में, आप वैसे ही वीडियो को थोड़ा स्लो या पॉज करके लिख सकते हो और फिर उन्हें रिपीट करना बार बार। अरबी बता देता हूँ, किताब, गरीब, फ़कीर, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक, ये सभी अरबी हो जाते हैं। फ्रेंच भी कुछ याद कर लो, जैसे कूपन है, कारतूस है, रिपोर्टाज हो जाएगा, अंग्रेजी भी हो जाएगा, फ्रेंच में आ जाता है अंग्रेजी और पुर्तगाली में भी। और फारसी भाषा के शब्द चुगलखोर, माल, चापलूसी, बीमार, शानदार, जिंदाबाद, हिंदी, ये सभी पुर्तगाली के हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, आद्रक का तद्भव क्या होगा? आद्रक, क्या अदरक होगा या आर्द होगा या अदरक होगा या अदरक होगा? बताओ 29 का आंसर बताओ। तो ये जो आद्रक है तत्समय, इसका तद्भव हो जाएगा अदरक, याद रखना, शुद्ध शब्द भी है ये, अदरक का प्रयोग होता है एंड में, ठीक है, याद रखना। जैसे आद्रक का हो गया अदरक, अग्नि का क्या हो जाएगा? आग,
रात्रि का रात, ज्येष्ठ का जेठ, क्षार का खार, अच्छी का आँख, ऐसे ही तत्सम तद्भव ऐसे याद कर लेना। 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा तत्समय क्या, देशजय, विदेशजय या तद्भव? बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 तो बता दूं, अंगरखा जो है ये तत्समय, ठीक है, याद रखना। और सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको कि ये जो चंद्र बिंदु है ना, ये याद रख लेना। ये जिस किसी भी शब्द में इसका यूज हो जाएगा तो याद रखना वो तद्भव होगा, तत्सम कभी नहीं होगा। क्योंकि जब इसका प्रयोग होना स्टार्ट हुआ था या जब इसका आविष्कार हुआ था तो तब तक संस्कृत बन चुकी थी, इसका बाद में आविष्कार हुआ था, इस वजह से ये तत्सम में यूज किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 8, 3 इसमें तद्भव हैं और 1 तद्भव नहीं है। 8, आम, आधा या अग्नि। तो याद रखना इसमें अग्नि जो है वो तत्समय, अग्नि का आग हो जाएगा तद्भव। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? एकल का तद्भव बताओ। एकल का तद्भव कौन सा है? अकल, अकिल या अकेला? तो एकल तो तत्समय और इसका तद्भव हो जाएगा अकेला, याद रखना अकेला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, अज्ञान शब्द का तद्भव, अज्ञान तत्समय, इसका तद्भव बताओ। अजाना, अजान, अनजान या अजान? जा का भी प्रयोग अधिकतर किसी वर्ड में हो तो समझ लेना वो भी तद्भव होने की 90% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, याद रखना तद्भव। बताओ अज्ञान का, तो इसका ऑप्शन बी सही है, अजान हो जाएगा इसका तद्भव। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम छांटना है अब। आँख, आंत, अंक या अंजलि? बताओ तत्सम शब्द बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 का तो बता दूं, इसका सही जवाब है अंक। बाकी सभी इसमें तद्भव हैं क्योंकि अर्क का होता है आँख, ठीक है, और आंत जो होता है ये आंत्र का होता है आंत, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो, वीडियो यूजफुल महसूस हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे ऐसी वीडियो और लाता रहूं तो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। जब तक एग्जाम होगा ROAR होगा तब तक मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, ठीक है, याद रखना। और जनरल स्टडीज़ का भी लाऊंगा, ये तो सामान्य हिंदी का हो गया, इसके बाद उसका लाऊंगा, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 35, अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? अनाड़ी का तत्सम अनार्य, अन्यत, अट्टालिका या अन्यत्र? बताओ अनाड़ी का। तो याद रखना ऑप्शन ए सही है इसका, अनाड़ी का तत्सम हो जाएगा अनार्य। और ये अट्टालिका किसका होता है? अट्टालिका बताओ, पूछा जाता है। अट्टालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका तद्भव बताओ अट्टालिका का। तो बता दूं इसका होता है अटारी, ठीक है, और अन्यत्र का होता है अनत। आगे देखो, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? पुर्तगाली से आलू, अंग्रेजी, कैंची या कुली? क्वेश्चन नंबर 36 तो बता दूं पुर्तगाली भाषा का शब्द है इसमें आलू, एकमात्र वर्ड इन चारों में पुर्तगाली भाषा का है आलू। बाकी सभी शब्द जैसे आपने पढ़ा है अंग्रेज है फ्रेंच भाषा का शब्द, ठीक है। और कैंची और कुली ये दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। कैंची और कुली ये भी याद कर लेना, कैंची और कुली जो हैं ये तुर्की भाषा के हैं, अंग्रेज है आपका फ्रेंच भाषा का और आलू है पुर्तगाली भाषा का। आगे देखो, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द बताओ। जो खाद्य सामग्री है यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? क्या खानाबदोश कहते हैं, क्या पाथेय कहते हैं, क्या उपाहार कहते हैं या स्वल्पाहार कहते हैं? बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या कहते हैं? पाथेय, पथ यानी पथ पर जो खाद्य सामग्री उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं, याद रखना। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द बताओ। देखो इसमें 37 क्वेश्चन में और बता दूं कि जो एक खानाबदोश होता है जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है उसी को कहते हैं खानाबदोश।
किसको कहते हैं? जिसका कोई एक जगह ठौर ठिकाना नहीं होता है उसको खानाबदोश कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना। अब इसमें बताओ बिना स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला क्या कहलाता है? बिना स्वार्थ के लिए तो ये कहलाता है निस्वार्थी, यानी बिना स्वार्थ के लिए जो कार्य करता है उसे निस्वार्थी कहते हैं। और सहायक सहायता करने वाला हो जाता है। और हितैषी, हितैषी ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। हितैषी कहते हैं भला चाहने वाला, सबका भला चाहने वाला हितैषी, या फिर ऐसे ही कह दो, सिंपल है, सबका मत लगाओ, भला चाहने वाला। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताओ। कुमारी सुत, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र या कानीन, बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 का। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसको कहते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है, कानीन। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, कानीन कहते हैं जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसके आने की तिथि ना हो, अग्रज, सतति, विस्थापित या अतिथि। ये तो सिंपल है, पूछा जाता रहता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडे से जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंडज। ऑप्शन सी सही है इसका, अंडज। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। और जल से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए हो जाएगा जलद, जलज। जलद तो बादल को कहते हैं, याद रखना, किसी वर्ड में दा एंड में लग जाए तो वो 90% उसका संबंध जल बादल से हो जाता है, और जिसके एंड में जा का प्रयोग हो वो कमल से हो जाता है, याद रखना। जल से जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला हो जाएगा जलज, या फिर कमल कह सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताओ। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य या अनिर्वचनीय, बताओ। तो सिंपल है, इसमें ऑप्शन देख करके ही बता रहे होंगे, इसका ऑप्शन डी सही है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसके लिए शब्द बताओ। अग्रिम, अग्रज, अग्रगण्य या अग्रणी। 43, तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अग्रणी। जो सबके आगे रहता है उसके लिए सिंपल वर्ड हो जाएगा अग्रणी। ठीक है, और आगे आने वाला, आगे आने वाला उसके लिए हो जाएगा अग्रिम, और जिसकी गिनती हो अग्रगण्य। ठीक है, याद रखना, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अग्रणी। क्वेश्चन नंबर 44, जो देखने योग्य ना हो, अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय या अदृश्य। देखो, जो दिखाई ना दे उसे तो अदृश्य कहेंगे, अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, सामने ना हो, प्रत्यक्ष तो हो जाएगा जो सामने हो, अवर्णीय जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अदृश्य जो दिखाई ना दे, और अदर्शनीय जो देखने योग्य ना हो। तो इसका ऑप्शन सी सही है, याद रखना, ऑप्शन सी, अदर्शनीय। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 45, जिसका जन्म बाद में हुआ वो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताओ। जिसका जन्म बाद में, अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ या अग्रजा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 45, तो याद रखना, जिसका जन्म बाद में होता है उसको कहते हैं अनुज, अनुज कहते हैं, याद रखना। और जो पहले जन्मा हो उसको कहते हैं अग्रज, और बड़ी बहन अग्रजा कहलाती है, और ज्येष्ठ बड़े भाई को कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना, बड़े के लिए बड़े भाई कह सकते हो, या बड़े के लिए ज्येष्ठ का प्रयोग होता है। आगे देखो, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिया हुआ है, विकल्पों में से चुनिए। ये जो शब्द है उसके लिए कौन सा वाक्य प्रयोग हो सकता है? अन्यमनस्क, अन्यमनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और पर जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो, जो नया ना हो, अन्यमनस्क, बताओ।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अन्य मनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो और किसी और स्थान पर, इसको कहेंगे अन्यत्र। और जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, और जो नया ना हो अनूतन। नूतन माने नया, और जो नया ना हो अनूतन। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध बताओ। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। बी है इसमें विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। सी है देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। या मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। बताओ इसमें अशुद्ध वाक्य बताओ, 3 सही हैं इसमें। देखो इसमें देख पा रहे होंगे आप, इसका ऑप्शन सी सही है। इसका सही जवाब कि देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, इसमें दिया हुआ है होना चाहिए। ठीक है, ये अशुद्धि है इसमें, लिंग संबंधी अशुद्धि है इसमें, होनी चाहिए। ठीक है, याद रख लेना। बाकी सभी सही हैं इसमें। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। विकास के सूत्र स्वभाव के हाथ में होते हैं। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। क्वेश्चन नंबर 48 इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध छांटना है, 3 गलत हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी, देखो पहला गलत हो गया। राम के अनेकों नाम है, अनेकों लग रहे हैं, ये भी गलत हो गया। अनेक सही होगा इसका। मैंने पुस्तक पढ़ी, और ऑप्शन डी है इसका मेरे को जाना है। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैंने पुस्तक पढ़ी। इसमें डी में हो जाएगा मेरे गलत है, मुझे जाना है। ठीक है, याद रख लो। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है। देखो दही पुल्लिंग वर्ड है, याद रख लेना। दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। अधिकतर आमचाल की भाषा में आपने पढ़ा होगा दही खट्टी होती है, लेकिन इसका ऑप्शन ए में गलती है, दही खट्टा होता है। दही खट्टा होता है ये शब्द सही है, इसका वाक्य सही है। इसका ऑप्शन बी दही खट्टा होता है। ठीक है, याद रखना। 49 का बी। आगे देखो ऑप्शन सी। ओ क्वेश्चन देखो 50 लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। बताओ लिंग संबंधी अशुद्धि है, इसमें छांटनी है आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आपकी चरित्र अच्छी है। चरित्र अच्छी नहीं है, चरित्र अच्छा है। चरित्र जो है पुल्लिंग वर्ड है, तो याद रखना आपका चरित्र अच्छा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51 सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करता। और जो ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है सभ्य, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? भद्र, शील, शालीन या असत्य असभ्य। 51 का आंसर बताओ। तो इसका सभ्य का विलोम शब्द हो जाएगा असभ्य। याद रखना ऑप्शन डी सही है। क्या हो जाएगा? सभ्य। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52 विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अपना पराया, आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि या आग। विलोम शब्द बताना है। बताओ, पानी पी लेता हूं। सुमेलित नहीं है। देखो इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि आग का अग्नि, अग्नि का आग, ये तो पर्यायवाची हो गया। ठीक है, इसमें विलोम शब्द पूछा है। जैसे अपना का होता है पराया, आस्था का अनास्था, आकाश का पाताल होता है, तो उसी प्रकार अग्नि का भी बता दो आप। बताओ अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? अग्नि का तो बता दूं, अग्नि का विलोम शब्द होता है जल। ठीक है, याद रखना, यही गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 53 दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी बताओ। क्या अधोगामी, विमुख, अधम या उदयाचल? क्वेश्चन नंबर 53 ऊर्ध्वगामी ऐसे समझ सकते हो, ऊर्ध्वगामी ऊंचाई पर ऊपर को, अधोगामी नीचे को समतल रूप में कह सकते हो। ठीक है, नीचे को कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। जैसे ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, उस हिसाब से जो हो जाता है ऊर्ध्वगामी, उसका हो जाएगा अधोगामी। ऑप्शन ए सही है इसका विलोम शब्द। विमुख का क्या होता है? विमुख का होता है सम्मुख। उदयाचल का अस्ताचल हो जाएगा। अधम का उत्तम, अधम का उत्तम। ठीक है, याद रखना। आगे देखो इसमें
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से, अब इसमें भी आपको विलोम शब्द ही बताना है। क्रुद्ध का बताओ, क्रुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? क्या क्रोधित होगा, शांत होगा, अधिक होगा या अक्सर होगा क्रुद्ध का? क्वेश्चन नंबर 54। तो बता दूं, क्रुद्ध का विलोम हो जाएगा शांत, और क्रोधित का शांत, क्रोधित का भी शांत हो जाता है, ठीक है। अधिक का न्यून, और अक्सर का कभी कभी या कभी कभार। इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है? स्याह का डूबना, अप्रकट, सफेद या परोक्ष? बताओ स्याह का। स्याह, तो स्याह का विलोम हो जाएगा सफेद, स्याह का विलोम हो जाएगा सफेद। और स्याह का पर्यायवाची क्या होता है? स्याह का काला भी कह सकते हो, ठीक है। और इसमें डूबना, डूबना का हो जाएगा तैरना, परोक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा, अप्रकट प्रकट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? अतिवृष्टि, रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़ या अनावृष्टि? अतिवृष्टि, ज़्यादा वृष्टि, और इसका विलोम बताओ। अनावृष्टि यानी वृष्टि, कम वृष्टि या वृष्टि नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, अनावृष्टि। और आर्द्र का? आर्द्र का शुष्क, रेगिस्तान का बताओ उपजाऊ, बाढ़ का सूखा। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? हिंसा का अहिंसा, सिंपल है ये तो, हिंसा का अहिंसा हो जाएगा। अशांति का शांति। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? आरोह जैसे पढ़ा होगा, आरोही, अवरोही, तो इसी हिसाब से सिंपल हो जाता है ये भी। 58 का आंसर आरोह का हो जाएगा अवरोह, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 59, अल्प का विलोम शब्द बताओ। ज्ञान, स्वल्प, कल्प या अति? अल्प का विलोम बताओ। क्वेश्चन नंबर 59, तो अल्प का हो जाएगा अति, ठीक है, याद रखना। अल्प जो है कमी को दर्शाता है, अति अधिकता को दर्शाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 है और लास्ट है इसका। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम होगा? आसक्त, अनासक्त, अधम, निरुत्साह या निगम, निमग्न? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनासक्त। आसक्त का हो जाएगा अनासक्त, और अधम का उत्तम, निरुत्साह का उत्साह, निमग्न, निमग्न का क्या हो जाएगा? अमग्न या अनिमग्न, ठीक है। तो बताओ कैसी लगी वीडियो। 60 क्वेश्चन मैंने आपके सामने देखे, कितने सही हुए आपसे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी तैयारी है आपकी। अगर कम हुए हैं तो अगला और प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, उसमें सही से करना, कोशिश करना 50+ ही हो, क्योंकि हिंदी मेरिट बनाती है, याद रखना। और अच्छी लगी हो वीडियो, अगर क्वेश्चन आपको यूजफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें, पढ़ते रहें इसी तरह से, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। बाय।